मंच में उपस्थित प्रसिद्ध नेतागण विभिन्न क्षेत्रों से और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र और मुंबई शहर के प्रमुख नेतागण, यहाँ इस हॉल में बैठे अनेक यहाँ की बम्बई, आदरणीय बम्बई की जो मेरा एक प्रकार से राजनीतिक जीवन जहाँ से मैंने शुरू की उस शहर के प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और विशेष तौर 40 साल की दोस्ती में राम नाईक के साथ हमने कितने घंटे बिताए। इस ये जो आंदोलन चली जनजन के नाम से और फिर बाद में आज राम मंदिर और उसके बाद एक सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर जो इस देश में एक लोगों का आशा है कि हमारे देश की एकता को एक ऐसे नमूना प्रस्तुत करें कि दुनिया में हमारी दोबारा जो 1000 साल के पहले जो सम्मान थी वो वापस आए। जब मैं लोगों से बात करता हूं कि प्रमुख परिवर्तन क्या होनी चाहिए तो मुझे आमतौर पर लोग 3 बातें कहते हैं। एक, इस भ्रष्टाचार को मिटा दो, इससे हम तंग आ गए। और दूसरा है कि वो कहते हैं कि हमारी देश में जो इकोनॉमी में सिर्फ श्रेष्ठ लोगों के लिए मौका मिल रही है, जो आम जनता की नौकरी हमें भीख नहीं चाहिए, हमें एनरेगा जो भी है वो नहीं चाहिए, हमें स्थायी नौकरी का व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरी बात कि हमारे देश के साथ 100 करोड़ से ज़्यादा जनता के देश कि इस प्रकार से जो छेड़छाड़ होती है हमारे साथ, छोटे देशों से बड़े देशों से, कहीं ना कहीं हमको एक निर्णायक मुंह तोड़ जवाब कहीं देने के लिए हम स्थिति में होनी चाहिए। अब देख रहे हैं पाकिस्तान जब भी चाहे पार करके आ जाती है, हमारे जवानों के सिर काट देती है। तो पाकिस्तान क्या है? जिस देश को हमने एक बार 2 टुकड़ा किया, इस बार हम 4 टुकड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक मंशा चाहिए। ये सारी परिवर्तन संभव है, लेकिन एक मंशा चाहिए। मंशा नहीं है तो नहीं कर सकते, कितने भी हमारी शक्ति हो सकती है। 1000 बकरी एक जगह में खड़ी हो जाएं और एक शेर आएगा तो संख्या तो बकरी के साथ है, लेकिन भागेगा बकरी। तो हम 100 करोड़ हैं और बकरी का समंशा है, तो फिर पाकिस्तान क्या? मैं तो समझता हूं कि सिंगापुर भी हमें पीट सकती है। तो इसीलिए कैसी मंशा होनी चाहिए, वो परिवर्तन पर मैं थोड़ा कुछ बोलने चाहूंगा। और दूसरा है कि शक्ति भी हो। हमारा सॉफ्टवेयर वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर पावर, एटम बम है, ये शक्ति तो बहुत है हमारे देश में, लेकिन शक्ति पर्याप्त नहीं है। उसके साथ उस शक्ति का प्रयोग करने की जो मंशा आवश्यक है वो भी आवश्यक है। मुझे लोग पूछते हैं कि मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठा है, इतनी ताकत है इस और शक्ति है इस कुर्सी में, इसको प्रयोग क्यों नहीं करता है? तो मैं उनको कहानी सुनाता हूं कि जब मैं छोटा लड़का था तो मेरे पिताजी ने एक बार मुझे सर्कस ले गए और एक बड़ा पिंजरा था, उसके अंदर 5 तगड़े सिंह थे और एक दुबला पतला रिंग मास्टर आया, सबने ताली बजाया, अंदर गया और पिंजरे को उसने बंद किया और फिर उसने हुक्म दिया ये 5 सिंहों को कि चढ़ो ऊपर। तो सब चढ़े ऊपर। फिर उसने कहा मुंह खोलो,
सबने मुंह खोला और उसने अपना गर्दन रखा उसमें एक एक से। तो मैंने पिताजी से पूछा कि ये सिंह इनको क्यों नहीं खा जाते हैं, क्यों इसकी आज्ञा मानते हैं? तब उन्होंने उस समय मुझे बताया, जो आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा कि जब छोटे होते हैं तब से इसको तैयार की जाती है कि हुक्म मानना। उसको खाना खिलाते हैं जब वो हुक्म मानता है, तो तैयार बड़ा होने के बाद, तगड़ा होने के बाद भी वो आज्ञा मानता है। तो मनमोहन सिंह भी सर्कस का सिंह है। और हमारे देश में जो भी आज गद्दी में बैठे हैं वो वैसे ही है, उसकी मंशा है, वो डरते हैं। डर किसका? कहीं ना कहीं कुछ छिपाया होगा। मुझे बहुत पहले से लोग कहते थे कि इस देश में कोई क्रांति लाएगा तो वो फकीर लाएगा, कभी अमीर नहीं लाएगा, फकीर ला सकता है। तुम फकीर के पास क्या ले जाओगे उनसे? तो आज मैं ये कहता हूं कि ये भ्रष्टाचार ने हमें, एक क्रूर शब्द उपयोग करूंगा तो कहूंगा कि मुझे हम लोगों को नपुंसक बना दिया है। और कैसा? पहले इसकी असर सोच लो। भ्रष्टाचार के माने ये नहीं कि कोई किसी अमीर आदमी ने पैसा दे दिया मंत्री को, मंत्री ने ले लिया, नाजायज हो, अमीर बन गया, ये मुख्य बात नहीं है। इसका असर क्या होता है हमारे देश में, ये देखनी चाहिए। पहला असर है कि काला धन जो है ये एक हिस्सा विदेश चली जाती है हवाला के रूट के जरिए, एक हिस्से हमारे देश में रहकर खर्च हो जाती है। खर्च किस बात पर करते हैं? आज उन्होंने फॉरवर्ड ट्रेडिंग खोल दिया है एग्रीकल्चर कमोडिटीज। किसानों थोक बाजार में आते हैं, उनको माल बेचना है, वो पैसा रुपए में ही लेते हैं, चेक में नहीं लेते हैं। किसान के पास कोई बैंक अकाउंट ये सब का भरोसा नहीं है, तो वो चेक कैश में लेते हैं। तो जिनके पास काला धन है वो अवैध नहीं, वैध रूप से, क्योंकि फॉरवर्ड ट्रेडिंग अलाउड है, वो थोक बाजार में आते हैं, खरीदते हैं, कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं, और शॉर्टेज हो जाती है, वो कमी जो होती है उस कारण से दाम बढ़ जाती है। प्याज का क्या प्रॉब्लम है? प्याज में कोई प्रोडक्शन में कुछ घटा नहीं है। और आप देखेंगे कि दुनिया में हमारे देश से जहां कम प्याज की उत्पादन है, वहां प्याज के दाम हमसे कम है। एक प्याज दाम बढ़ गई 100 रुपए प्रति किलो। इसके कारण ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा की जा रही है। तो पता है कि दिवाली आ रही है, लोग यानी उनको मजबूरी से वो खर्च करेंगे। मैं कहता हूं ये सरकार सिर्फ एक काम करे, 10-15 जगहों में वो कोल्ड स्टोरेज पर रेट लगाएं, दाम कम हो जाएगी। इसी प्रकार से रुपए की दाम घटी, अब रुपए है, रुकने के कारण भी मैं जानता हूं। ये रुपए डॉलर के रेट में गिरते गई, और गिरी क्यों? क्योंकि एक दामाद दुबई में और एक बेटा सिंगापुर में वो करेंसी का फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर रहे थे। इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। माने मैं तुमसे, आपसे, मेरे पास डॉलर नहीं है, मैं आपसे कर्जा लेता हूं कि $1 दे दो 60 रुपीज के रेट में, और मैं आपको 62 रुपीज वापस कर दूंगा एक हफ्ते के बाद। तो उस डॉलर को वो लेने के बाद देश भर में, क्योंकि रुपए फेंकता है 6-7 रुपए, तो नेचुरली सप्लाई रुपीस बढ़ती है, तो डॉलर का दाम बढ़ जाता है। अब उसको विश्वास है इन दोनों को, एक दामाद और एक बेटा, विश्वास है कि रिजर्व बैंक उसकी $277 बिलियन की जो रिजर्व्स है उसमें से $20 बिलियन निकाल करके मार्केट में नहीं फेंकेगी, जिससे डॉलर का दाम घट जाएगा।
वो विश्वास कौन देगा? फाइनेंस मिनिस्टर देगा। क्यों? क्योंकि उसका बेटा सिंगापुर में बैठा है, वो कर रहा है। और दामाद, वो तो देश का दामाद है, रॉबर्ट वाड्रा। आजकल उसने दुबई में उसको क्या कहते हैं, रेजिडेंट स्टेटस ले लिया। उसको पता है क्या आने वाला है, अभी से तैयारी हो रही है उसकी। परंतु ये कोई बचने वाले नहीं है, अपनी सरकार तो आएगी निश्चित, 100% सर्टन। मैंने 77 देखा था, 77 में भी लोगों को पहले विश्वास नहीं था। मैं खुद जानता हूं कि कई हमारे जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि चुनाव नहीं लड़नी चाहिए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे कार्यकर्ता जेल में है और ये इंदिरा गांधी सरकार में बैठी है, खूब खर्च करेगी और हमारी पब्लिक क्या जानेगी कि क्या अत्याचार हो। उनको पेट भरना है, डेमोक्रेसी से उनका कोई अर्थ नहीं, सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इंटरेस्टेड है। लेकिन धीरे धीरे लगा कि नहीं, पब्लिक लोकतंत्र पर विश्वास रखती है, चाहती है। और वोट कैसा हुआ? जो अनपढ़ प्रदेश हैं उसमें कांग्रेस का सफाई हो गया और जो पढ़े लिखे प्रदेश हैं दक्षिण भारत के, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। बिल्कुल उल्टा थीसिस। पढ़े लिखे लोगों ने डेमोक्रेसी को त्याग किया और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जहां अधिकांश लोग अनपढ़ हैं, उन्होंने जाकर इंदिरा गांधी को हरा दिया और लोकतंत्र आई और दुनिया भर में हमारी की प्रतिष्ठा बढ़ी। और उससे ये फैसला हुआ कि अब कोई डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बेईमानी करेंगे परंतु छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको डेमोक्रेसी को हटाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। ये तो एक मैटर सेटल हो गया, इंडिया डेमोक्रेटिक नेशन रहेगा। अब आज की लड़ाई है कि इस देश में जो 1000 साल के पहले जो ईमानदारी थी वो वापस आएगी, इसका भी फैसला इस इलेक्शन में होना। कोई नरेंद्र मोदी से कांग्रेस क्यों डरती है? क्योंकि वो सख्त है, वो मुलायम नहीं है। बेईमान देखेगा तो मार देगा, उसको मार देगा मैंने जेल भेज देगा। और मैं उनको कानून सिखाने के लिए बैठा हूं, कैसे कानून में अंदर बैठा। तो भ्रष्टाचार के कारण देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश में जो जीवन की आवश्यकता की पर्याप्त उत्पादन होनी चाहिए नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जो काला धन है उसमें किसमें खर्च करोगे? विलासी घर बनाने में, जमीन खरीदने में, उसमें एक एक कमरे में दुनिया भर के महंगा पेंटिंग लगाने में। ये सारी चीजों में क्या फिर हो जाती है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है लग्जरी गुड्स प्रोडक्शन का, उस लग्जरी प्रोडक्शन की इंडस्ट्री की रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ जाए, रेट ऑफ ग्रोथ भी बढ़ती है, प्रॉफिट रेट भी बढ़ती है। और जो जिनके पास पूंजी हो कहते हैं मैं क्यों चप्पल बनाऊं, सस्ता कपड़ा बनाऊं, जहां मुझे 5% रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है, यहां तो 25% रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है। और इसीलिए वो सारा इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट करने लगते हैं। और यहाँ आज हमारे देश में 70% जो पूंजी है वो लग्जरी गुड्स प्रोडक्शन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जा रही है। इस्पात भी बने, उसको हम आवश्यक समझे, परंतु लगती है वैसे लग्जरी गुड्स बनाने में। तो इसीलिए आम जनता की जो आवश्यकता है वो मिल नहीं रही है। उसका कारण है काला धन। इसी प्रकार से काला धन के कारण आप टेंडर में, सड़क बनाने के टेंडर में आप भ्रष्टाचार करोगे तो रोड बनेगी, वो मिट्टी डाल के बनाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। एक बारिश आएगी, खड्डे खड्डे। बंबई जैसे शहर में जिसको दुनिया के सबसे श्रेष्ठ देशों में गिना जाता है, वहां ठीक से सड़क नहीं बना सकते। मलेशिया में हिंदुस्तानी कर्मचारी बनाते हैं, नाइजीरिया में बनाते हैं।
जब इराक की जो इन्वेजन हुई थी तो अमेरिकन ट्रूप्स ने वो बंदरगाह है बसरा, उसमें उन्होंने टैंक ये सारे उतारे और फिर रोड से गए बगदाद, तो जीते, यानी सदाम की मदद की। तो उसके बाद बुश ने कहा कि एक तो अच्छा काम किया उसने, अच्छा सड़क बनाया। तो मैंने बुश को चिट्ठी लिखा, ये इसने नहीं बनाया, ये इंडिया के इंजीनियर लिमिटेड ने बनाया। जब हम विदेशों में अच्छी सड़क बना सकते हैं जिसमें सालों साल उसकी रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं बना सकते? यही कारण, मिलावट दवाइयों में, इस सारी चीजों में, क्योंकि एक साइकोलॉजी बन गई है कि भ्रष्टाचार करो, शॉर्टकट करो, खूब पैसा बनाओ। एक और भयंकर परिणाम